चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज करंट? सबसे पहले करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, एक कंडक्टर में किस रेट से, मतलब किस स्पीड से चार्ज फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, Q डिवाइडेड बाई टी। फॉर्मूला क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई टी। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो डी क्यू बाई डी टी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दोनों रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि कितना तेजी से हमारा चार्ज फ्लो करता है। कन्वेंशनली जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि ये माना जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? वही जो होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करता है। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर जो होती है करंट की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब हम लोग मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है। तो चार्ज कैरियर अगर बोलेंगे, व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन मेटेलिक कंडक्टर? द चार्ज कैरियर इन मेटेलिक कंडक्टर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी जगह में फिट रहते हैं। व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। लेकिन जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं? करंट का डायरेक्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक छोटा सा कंडक्टर लेते हैं, इसमें समझते हैं कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे होता है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे होता है? तो ये मान लीजिए एक छोटा सा कंडक्टर है। ठीक है, ये छोटा सा कंडक्टर है। अब जब भी हम लोग इस कंडक्टर में क्या करेंगे? जब भी हम लोग इस कंडक्टर में एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं मतलब क्या हो गया? इसके अक्रॉस में हम लोग एक वोल्टेज, एक बैटरी समझ लीजिए, एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, बैटरी लगा देते हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर देखेंगे हम लोग क्या होता है? कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो रेड कलर के डॉट है ये क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ब्लू कलर का डॉट है ये मान लेते हैं कि जो आयंस है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टर के आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मली क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो इनमें क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। आयंस में भी क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना चाहेंगे, लेकिन जब इस तरफ मूव करते हैं तो कई सारे जो आयंस हैं उनसे भी टकराते हैं। तो एक मूवमेंट नहीं हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स जो है कई बार टकरा कर धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करता है उसी स्पीड को क्या कहा जाता है? स्पीड ऑफ ड्रिफ्टिंग इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इट इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई m। अब ये सारी चीजों को समझते हैं। Vd किसको रिप्रेजेंट करता है? Vd हमें रिप्रेजेंट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कैपिटल ई क्या है? कैपिटल ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और t क्या है? रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में कितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ एन आयन इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी जो है वीडी डिवाइडेड बाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हमारा बनता है वीडी डिवाइडेड बाई ई, इसकी वैल्यू होती है ई स्मॉल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोबिलिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, एन ई ए वी डी। करंट जो होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई जो होता है वो क्या होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, और वी डी की जगह क्या लिखा जा सकता है, वी डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी डी डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू मोबिलिटी होता है, तो वी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, मोबिलिटी इंटू ई लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वी डी की जगह म्यू इंटू ई लिख देंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन ई ए म्यू ई। मतलब जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी होता है। अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, और मोबिलिटी कम होगा तो वो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। फिर एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, जो कि है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में जो है, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये एक बड़ा सा क्या है हमारा कंडक्टर, मान लेते हैं ये जो हमारा रेड कलर का क्या है कंडक्टर, ये क्या है हमारा कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर के अक्रॉस का जो टर्मिनल है ए है, और दूसरा टर्मिनल क्या है बी है। तो ए और बी का जो बी ए बी मान लेता हूँ, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये इसका ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्या है हमारा ओम्स लॉ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या V इज प्रोपोर्शनल टू I कहा जा सकता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई हो जाता है। R को क्या कहा जाता है, R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यूनिट ऑफ R, सॉरी यूनिट ऑफ R क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। आर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, या उसको आम भाषा में कहा जाता है ओम्स, ओम। अब याद रखिएगा ओम्स लॉ तभी सेटिस्फाई होता है व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी फिजिकल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, यह सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जो है ओम्स लॉ सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ओम्स लॉ तभी सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जो होता है अपने से करंट फ्लो होने को क्या करता है, अपोज करता है। द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस जो है, जो कंडक्टर जो है, जो भी हिंड्रेंस ऑफर करेगा, जो भी उसमें अवरोध पैदा करेगा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम लोग देखेंगे कि इन एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां पर रो क्या होता है, रो जो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है, और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, रो की वैल्यू हो जाती है MNE स्क्वायर टाउ, रो की वैल्यू हो जाती है MNE स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये कहाँ से आया, इसको हम लोग देखते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या आ रहा है, I जो होता है ये हमारा होता है NEAVD। ठीक है, NEAVD, या I को कहा जा सकता है I इज इक्वल टू NEA म्यू इंटू E। अब हम लोग को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लेंथ। E क्या हो जाता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। E क्या होता है,
E इज इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाता है, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाता है। तो I हमारा बन जाएगा एन ई ए म्यू ए, तो E की जगह क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई एल। तो हमारा हो जाएगा, अगर V अपॉन आई लेते हैं, V अपॉन आई हमारा हो जाएगा एन ई ए म्यू, सॉरी ये हो जाएगा आई वी बाई आई इज इक्वल टू एल अपॉन एन ई ए म्यू हो जाएगा, एन ई ए म्यू। या V बाई एल को हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन एन ई ए म्यू, या बोल सकते हैं 1 अपॉन एन ई ए एन ई म्यू एल अपॉन ए करके लिखा जा सकता है। तो ये जो पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू हो गया, ठीक है, 1 अपॉन एन ई म्यू हो गया, ठीक है। यह और जो है ये आ गया हमारा। और जो मी होता है ये वाला फॉर्मूला हमारा दूसरे तरीके से, एक फॉर्मूला बनता है हमारा रो का, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है हमारा, देखिए वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई एम अपॉन टाउ, ठीक है। वी डी क्या होता है, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन टाउ। अब हमारा होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एन ई ए, वी डी की जगह लिखा जा सकता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर खाली वैल्यू ले लेते हैं तो अब ई की वैल्यू हो जाएगी एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम टाउ, कैपिटल ई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एल। तो वी बाई आई अगर निकाला जाए, वी बाई आई अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम, या वी बाई आई निकाला जाए तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आ जाएगा। एल और ए इसको ऐसा लिखा जा सकता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, तो इससे हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इससे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा बनता है, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर या नॉन लीनियर, ओमिक या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है उन रेजिस्टेंसेस को जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे ओम्स लॉ को जो फॉलो करेगा उसका वी और आई का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा वो। और जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस रहते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसका कर्व कैसा होता है, नॉन लीनियर कर्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन जूल। और ये क्या बताता है, जो हीट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the resistance, and heat is directly proportional to time for which the current is applied through the circuit, ठीक है, करंट इज अप्लाइड थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो हीट जो है अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आई स्क्वायर आर टी बाई जे होता है, ये जे की वैल्यू आती है 1, जे की वैल्यू आती है 1 जूल, इसको 1 जूल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हीट इज इक्वल टू, इसी कारण से क्या आ जाता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी आ जाता है, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई इंटू आर के जगह वी लिखा जा सकता है, तो वी इंटू आई इंटू टी बाई जे, या वी स्क्वायर बाई जे आर टी, ये 3 फॉर्मूला होता है। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डिसिपेशन, किस रेट से जो है हीट डिसिपेट हो रहा है या एनर्जी डिसिपेट हो रहा है रेजिस्टेंस में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पावर बोलेंगे। तो पावर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी,
इसका वैल्यू होता है V इंटू आई या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर, तीन फॉर्मूला होता है पावर का। अब फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक सेफ्टी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि आयरन और लेड एलॉय से बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, किससे बना रहता है? आयरन लेड एलॉय से बना रहता है। ठीक है, जो है फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बोलेंगे कि फ्यूज की रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज? फ्यूज शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जब बहुत हाई करंट फ्लो करता है फ्यूज में, तो क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है तो फ्यूज वायर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से क्या करेगा? हाई करंट से हमारे डिवाइस को क्या कर देगा? प्रोटेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या चीज है? अगर एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और अगर कंडक्टर का लेंथ है 1 मीटर, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का, उस स्पेसिफिक कंडक्टर का स्पेसिफिक कंडक्टर रेजिस्टेंस को, कैसा स्पेसिफिक कंडक्टर रेजिस्टेंस? एक ऐसा कंडक्टर, क्या स्पेसिफिकेशन है कंडक्टर उस कंडक्टर का कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, जिसका लेंथ 1 मीटर है, उस स्पेसिफिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यही क्या होता है? हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, या उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी भी हम लोग कहते हैं। रेजिस्टिविटी जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे नहीं डिपेंड करता। वो टोटल जो है रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस क्या चीज है और कंडक्टिविटी क्या चीज है। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। देखो, जैसे कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब G इज इक्वल टू 1/R। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम का इनवर्स, रेजिस्टेंस का यूनिट का इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको मो भी कहते हैं या उसको सीमेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी का क्या होता है? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है, रेजिस्टिविटी क्या चीज होता है? रेजिस्टिविटी होता है, सॉरी, कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। उसका ऐसा यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो इनवर्स मीटर इनवर्स, या बोलेंगे सीमेंस पर मीटर। ठीक है, कार्बन कोड वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन कोड? क्या रहता है कि ज्यादातर जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। क्या रहता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का रजिस्टर जो खास पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बनाई जाती है, उसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें 4 ऐसे करके लाइन रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन कोड से क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या रखिएगा? बी रॉय, ये क्या बन गया? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वॉइस। समझे? ये 3 नियम याद रखिएगा। उससे के बाद क्या करेगा? बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। समझे? ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलरिंग को बाद में ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इससे क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का उसका कोड हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया? कोड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका किसी भी चीज का रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो इस तरह से याद रखिएगा। पहला लाइन को लिखिएगा ए, दूसरा बी इंटू 10 का पावर सी प्लस माइनस D%, प्लस माइनस D%। तो इसका जो टॉलरेंस होता है गोल्ड का, अगर लास्ट में गोल्ड है तो इसका टॉलरेंस 5%, अगर लास्ट में सिल्वर है तो उसका टॉलरेंस हो जाएगा 10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस हो जाता है 20%। सपोज आपको पहला कलर मिल गया रेड, दूसरा कलर मिल गया ऑरेंज, तीसरा कलर मिल गया ग्रीन और चौथा कलर आपको मिल गया गोल्ड, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? आर से आप देखिए, आर का वैल्यू क्या है? 2, तो 2, ओ का वैल्यू कितना है? ओ का वैल्यू 3 है, इंटू 10 का पावर सी, सी मतलब तीसरा लाइन मतलब ग्रीन, ग्रीन का वैल्यू कितना है? 5, प्लस माइनस गोल्ड है तो 10% का इसमें टॉलरेंस। ये क्या हो जाएगा? कार्बन कोड से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल का क्या मतलब होता है?
अगर दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। और दो रेजिस्टेंस अगर आपका इस तरह से कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस आपका इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से, और दूसरा इस तरह से आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? जितने रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? जितने रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। कंप्लीट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ कंप्लीट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होगी लेकिन वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी। सभी रेजिस्टेंस अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है? करंट की वैल्यू डिवाइड, करंट इज डिवाइडेड, करंट डिफरेंट होगा। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो करंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। बट वोल्टेज इज ऑल सेम, सेम सभी में क्या हो जाएगा? सेम रेजिस्टेंस होगा। मान देख लीजिए, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो शॉर्टकट तरीके से इसको बनाया जा सकता है। दो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सीधा याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सिमिलर रेजिस्टेंस ऐड होते जाएंगे तो वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस को मैं 2 ओम रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 3 × 2 मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर 2 ओम रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 2 ओम रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो रजिस्टर सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जाती है, और पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होते जाती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, समझे? रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? मेटालिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो किसी भी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस आर टी, मतलब रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, इट विल बी इक्वल टू आर नॉट। टी नॉट टेम्परेचर में जो टी होगा उसको हम लोग क्या, उसको टी नॉट टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस होगा उसको आर नॉट कह सकते हैं, 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट। मतलब ये समझ लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आर नॉट की वैल्यू मतलब 2 ओम कब है? टी टेम्परेचर, टी मतलब मान लेते हैं 300 केल्विन पे जो है टेम्परेचर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? 2 ओम। और मेरे को निकालना है टेम्परेचर एट टी। टी टेम्परेचर मतलब क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे निकालना है 301 केल्विन पे। अब मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 0.004 है, ठीक है। तो हम लोग आर टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर नॉट की वैल्यू कितना है? 2, 1 + अल्फा की वैल्यू कितना है? 0.004, और टी माइनस टी नॉट मतलब टी कितना है? 301, और टी नॉट कितना है? 300। तो याद रखिएगा आर टी की वैल्यू हमारी बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 + 0.004 इंटू 1, ये आ जाएगा 2 + 2 इंटू 1 + 0.004, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.004, 1.004, 2 इंटू 1.004 बन जाएगा। तो 4 2 जा 8, फिर 001, 1.008 हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर से क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है तो अपने को क्या दिया रहेगा? 2 कंडीशन दिया रहेगा, 2 अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो उससे हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1। इससे क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल सकता है। अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी दिया है तो हो जाएगा ρ2 - ρ1 अपॉन ρ1 T2 - T1। इससे भी हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
सेमीकंडक्टर जो हो गया, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसमें अल्फा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। इलेक्ट्रिक सेल क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल जो है, कोई भी जो सेल है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना भी दे सकता है उसको। अगर अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जब उससे करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा, उस कंडीशन पे जितना भी वो ईएमएफ इंड्यूस कर या ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, या बोल सकता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? ईएमएफ कहा जाता है। और वही सेल जब करंट फ्लो करवा रहा है, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या कहा जाता है? वी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो है ई जो है, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वी की वैल्यू कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। और जब करंट फ्लो करता है तो वी की वैल्यू कितना हो जाता है? ई माइनस स्मॉल आई इंटू आर हो जाता है। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो बैटरी है या जो सेल है उसके अंदर जो हिंड्रेंस ऑफर होगा या जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला, इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन कितना, उस पर डिपेंड करेगा। कितना इलेक्ट्रोड का पार्ट जो है इमर्ज है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डला हुआ है। तीसरा जो है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए सेल की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे अगर n सेल्स सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, n सेल्स अगर सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो करंट की वैल्यू, देखिए इसको कैसे आएगा, जैसे एक सेल उसका रेजिस्टेंस R, फिर दूसरा सेल फिर उसका रेजिस्टेंस R, तीसरा सेल उसका रेजिस्टेंस R, चौथा सेल उसका रेजिस्टेंस R, ऐसे करके सीरीज में n सेल्स कनेक्टेड है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? n इंटू ई के बराबर हो जाएगा। टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? n इंटू ई के बराबर हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो टोटल करंट क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? n इंटू आर के बराबर है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर एक्सटर्नल प्लस n इंटू आर। ठीक है। अब आर एक्सटर्नल की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है आर इंटरनल से, तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है। ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है? यूजफुल होता है, अदरवाइज यूजफुल नहीं होता। ठीक है। अब अगला जो है, अगर m आइडेंटिकल सीरीज जो है पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं, समझे, जिसका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम लोग यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। अगर m आइडेंटिकल सीरीज m आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे क्या है, इस तरह से एक सेल फिर दूसरा सेल फिर तीसरा सेल, ऐसे करके कई सारे सेल जो है पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। कई सारे सेल जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। तो टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा? टोटल ईएमएफ हमारा आ जाएगा ई के बराबर, क्योंकि सभी का ईएमएफ तो सेम ही होता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर अपॉन एम। ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर बाई एम। ठीक है। अब जब एन की वैल्यू एम एन है, सेल्स आर कनेक्टेड इन मिक्स ग्रुप, मतलब m सेल जो है वो m रोज पैरेलल में कनेक्टेड है और n सेल सीरीज में कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसका करंट हो जाएगा mne डिवाइडेड बाई mr प्लस nr। अब याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तभी यूजफुल होता है जब r की वैल्यू बहुत कम होती है स्मॉल r बाई m के। मतलब समझ लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब जाके पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है, नहीं तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है। ठीक है। मिक्स ग्रुपिंग का कंडीशन क्या है? कैपिटल R इज इक्वल टू एन आर बाई एम होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर दो सेल्स अलग अलग ईएमएफ के हैं और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो नेट ईएमएफ आ जाएगा E1 बाई आर प्लस E2 बाई R2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसका नेट वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू
E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने सर्किट को या नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए। पहले लॉ उसने दिया फर्स्ट लॉ, जो कि क्या है, जिसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। जंक्शन लॉ क्या कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। मतलब किसी भी पॉइंट में, इस वाला सर्किट में ध्यान दीजिएगा कि एक करंट जो है, देखिए ये मान लीजिए जी वाला करंट अंदर आ रहा है, I1 करंट बाहर जा रहा है, ये I2 करंट, ये मान लीजिए, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग, ये मान लीजिए सर्किट क्लोज है, तो ये मान लेते हैं I1 करंट है, ये मान लेते हैं I3 करंट है, ये मान लेते हैं I4 करंट। ठीक है, अभी फिलहाल जो है ये मान लेते हैं कि दिस सर्किट इज कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल करंट इनकमिंग शुड बी इक्वल टू टोटल करंट आउटगोइंग। मतलब I1 और G जो है ये क्या है, इनकमिंग करंट है, और I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है। इसको मैं IG लिख देता हूँ, I1 प्लस गैल्वेनोमीटर करंट, समझे, टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये क्या है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। और दूसरा लॉ ये बताता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सर्किट इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस का जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो। ये ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट जो कि क्लोज सर्किट बनाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड सी एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बी एंड डी। द कंडीशन ऑफ नल पॉइंट, जब नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट मतलब जब गैल्वेनो सर्किट को स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑन करने के बाद नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो कब होगा, जब सामने सामने वाला रेजिस्टेंस P इंटू एस शुड बी इक्वल टू R इंटू क्यू। ये याद रखेगा, P इंटू एस, सामने सामने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पी एस शुड बी इक्वल टू आर क्यू, तो इससे बन जाएगा P बाई क्यू इट शुड बी इक्वल टू R बाई एस। तब क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या चीज होता है, मीटर ब्रिज जो होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे एक डिवाइस बनाया जाता है किसी भी चीज का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये देखिए, ये सेटअप है। सेटअप में क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर होता है। ये जो ब्रास का क्या रहता है, ये ब्रास का प्लेट रहता है, ब्रास का प्लेट, प्लेट के बीच में गैप रहता है, इसके बीच में यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं। ये लंबा सा वायर रहता है, ठीक है, लंबा सा वायर रहता है। अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस में हम लोग बैटरी लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं, जॉकी की लगाते हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो है एक जॉकी लगाते हैं, ये जॉकी के साथ क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहेगा। तो अब क्या होगा कि जब ये नल डिफ्लेक्शन मान लीजिए L लेंथ पे देता है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन गया। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू इसका टोटल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं स्मॉल r मान लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r मान लेते हैं। फिर इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू स्मॉल r। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L इंटू R। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा S। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, तो सामने सामने वाला रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम हो जाता है। तो R मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस L इंटू स्मॉल r, इट विल बी इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय L इंटू स्मॉल r। ये स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, S की वैल्यू निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वार का अगर निकालना है तो ये हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, L के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। आते हैं नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस बनाएंगे। पोटेंशियल वो भी उसी तरह से होता है, मीटर ब्रिज के जैसा ही रहता है, बस उसमें क्या रहता है, इसमें बहुत लंबे वायर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये EMF इसका है E2 मान लेते हैं, EMF E2 है। इट इज द टू मेजर द पोटेंशियल, द सर्किट कंटेनिंग बैटरी ऑफ EMF E, उसका बैटरी क्या है, EMF E1 है। द मेन सर्किट कंटेनिंग बैटरी ऑफ EMF E2,
एक बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या है E1, दूसरा है एक बैटरी जिसका ईएमएफ है E2, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइवर बैटरी। जो मेन सर्किट में कनेक्टेड रहता है इसको क्या कहते हैं, ड्राइवर बैटरी कहा जाता है। और जो सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड रहता है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी बैटरी कहा जाता है। सेकेंडरी बैटरी कंटेनिंग बैटरी, उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी। अब क्या होगा, वर्किंग कभी होगा, देखो पोटेंशियोमीटर का वर्क कब होगा, याद रखिएगा कि प्राइमरी का ईएमएफ जो होना चाहिए वो सेकेंडरी के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी होगा। अब when a steady current is passed through the potentiometer AB, there is a fall in potentiometer। ये जो है यहाँ से तार से यहाँ तक क्या पोटेंशियोमीटर फॉल करेगा, ठीक है। फॉल इन पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ को, एक यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज गिर रहा है उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला जाता है टोटल V डिवाइडेड बाई L के बराबर। यहाँ से यहाँ तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है तो V डिवाइडेड बाई कैपिटल L, L क्या चीज है, टोटल लेंथ जो है कैपिटल L। इससे क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बैलेंस अगर होगा तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 शुड बी इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में क्या आता है, E1 बाई 2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूँ 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितना मैक्सिमम करंट बैटरी से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट के लिए याद रखिएगा, मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन when एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, 0 होगा, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो उस कंडीशन पे I की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, तो 12 120 बाई 4 आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, अगला क्वेश्चन है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस उसका है 3 ओम। इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर कर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होगा। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा जब सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रजिस्टर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I का तो फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या V डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला होता है। तो I की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू E की वैल्यू 10, कैपिटल R की वैल्यू कितना है निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है। अभी तो यहाँ V और कैपिटल R दोनों नहीं पता, तो पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.5, ये हो जाएगा R प्लस 3 इज इक्वल टू 20 बन जाएगा, क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा 17 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। V बाई 17 इज इक्वल टू 0.5, तो हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू 17 इंटू 0.5, आंसर आ जाएगा 8.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब R की वैल्यू 0 लेना है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा। 1 है, 2 है, 3 ओम है, इसके अक्रॉस हम लोगों ने जो ईएमएफ दिया वो कितना दिया, 12 वोल्ट का ईएमएफ दिया, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6, 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय उसका रेजिस्टेंस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट।
2 ओम का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय 2, करंट कितना है 2 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। और 3 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 इंटू 3 आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में हम लोग को पता है फॉर्मूला 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू और प्लस 1 अपॉन आर थ्री होता है। तो 1 अपॉन आर वन की जगह 2, 1 अपॉन आर टू की जगह 4 और 1 अपॉन आर थ्री की जगह 5। इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, तो हो जाएगा 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाई 20, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 19 ओम। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, देखिए इस तरह से। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब करंट का फार्मूला क्या होता है, V बाई आर होता है, सभी में वोल्टेज कितना आएगा 20 वोल्ट ही आएगा। तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 एम्पियर आ जाएगा। I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 मतलब आ जाएगा 5 एम्पियर। और I3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 मतलब ये आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर आ जाएगा। टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा तीनों करंट का सम, तो 10 प्लस 5 प्लस 4 मतलब आ जाएगा 19 एम्पियर टोटल करंट। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है ज्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, इसको आप रिवाइज करिए, बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।